नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विक्रम सिंह साह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश से। बहुत खुशखबरियाँ आ रही हैं, ऐसी खुशखबरियाँ आ रही हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए पार्टी थ्रो करूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो जश्न का जीत मना रहे हैं ना पूरी दुनिया में, ऐसी-ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जिनको देखकर मन करता है कि मतलब मैं उनके लिए थोड़ी एबीसीडी से लेके सारी किताबें भेज दूँ। बहुत मज़ेदार सिचुएशन हो चुकी है और जो सबक भारतीय सेना सिखा कर आई है, जो ब्रह्मोस सिखा कर आई है, वो अभी नहीं पता चलेगा। अभी तो भगदड़ शुरू हुई है। अभी तो रेडिएशन निकलना शुरू हुआ है। अभी देखिए ये और इनकी 5-7 पुश्तें याद रखेंगी कि इन्होंने कहाँ पंगा लिया था। सर अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे क्रिटिकल फेज़ जो वैसे तो टेम्पररी विराम लगा हुआ है, छोटा-सा, बट वो जो छोड़ कर आए हैं ना ब्रह्मोस उसके बाद जो निकला है, वो बड़ा मज़ेदार अपने रंग दिखा रहा है वहाँ पे। जी सर। नमस्कार गायत्री जी, आपको, पूरे भारतवासियों को, सनातन प्रेमियों को और भारतवासी और सनातनी जहां कहीं भी विश्व में हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दो कारणों से कि युद्ध के तौर तरीके जागे हुए भारत ने बदल दिए हैं और जो परिपक्व नेतृत्व आया है, इस अभूतपूर्व विजय की कल्पना भी लोगों ने नहीं की होगी। प्रधानमंत्री का जो ओजस्वी भाषण था कल, सभी ने सुना होगा। भारत में, भारत के बाहर, उसमें जो सांकेतिक रूप में बहुत सारी बातें कही थी, हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि उसके अर्थ के बारे में कुछ बिंदुओं पे, क्योंकि सब पे मीमांसा करें तो 18, 20, 25 शो भी कम पड़ेंगे। लेकिन जो समचुअस टेकअवेज हैं कि युद्ध सीज फायर नहीं हुआ है, हॉस्टिलिटी सीज हुई है। कैबिनेट कमेटी ने स्पष्ट कर दिया है एक लाइन के नोट पे कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा दुस्साहस किया तो भारत के सारे विकल्प खुले हुए हैं। अब सारे विकल्प क्या, आपको जो सारे विकल्प क्या होते हैं, इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले आपने 65 किया, 71 किया, पुलवामा किया और अब वर्तमान जो संघर्ष है, कारगिल किया। लेकिन इसमें जो आपकी अभूतपूर्व जो आपकी विजय, और आपने दिखा दिया कि आप जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है, जो काइनेटिक्स होती है, बिना उसके भी आप दुश्मन को कैसे धूल चटा सकती हैं। हम आते हैं 22 अप्रैल को, हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना, कातिलाना का कायरतापूर्ण कातिलाना हमला हुआ, 27 हमारे भारतीय जिसमें मारे गए, नृशंस हत्या उनकी हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री का मधुबनी बिहार में ये घोषणा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और अंग्रेजी का भी एक वाक्य प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी बिहार में कहा, जो कि सामान्यतः अंग्रेजी में नहीं कहते हैं। और उसका निहितार्थ यही था कि विश्व भी समझ ले कि भारत मीन्स बिजनेस एंड देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस। अब उसके बाद आप 7 तारीख को आइए, ऑपरेशन सिंदूर। हम अपने भारत के कुछ लोगों को, एक छोटी सी जमात होगी जिसकी संख्या मैं समझता हूं 50,000 से ऊपर है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम रखा आपने? आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों कहा? ये तो पैट्रियार्की दिखा रहा है। उनको हर चीज में आपत्ति है। अगर ऑपरेशन सी लाइन कर दें तो आपको आपत्ति, सिंदूर रख दे तो आपत्ति। तो ऐसे आपत्ति जिनको हिचकी हमेशा आती रहती है, इनको हिचकी लेने दे, एक गिलास पानी पिला दें, हम अपना काम आगे बढ़े। अब भारत ने जो करके दिखाया है, 9/10 मई की रात को अभूतपूर्व, आपने पाकिस्तान के जो सबसे महत्वपूर्ण 9 एयर बेसेस थे, उनको आपने नेस्तनाबूद कर दिए। नूर खां, जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी से सटा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस पाकिस्तान का है, जहां उनके प्लेन्स रिफ्यूलिंग करते हैं, जहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है, ये नूर खान एयरबेस। फिर रहीम यार खान, जैकबाबाद, मुरीद। पाकिस्तान में कहा, हमें प्रमाण दिखाइए। अब प्रमाण तुम खुद देख लो, प्रमाण खुद देख लो। जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, तुम्हारी एयर स्ट्रिप्स पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, हमें लगता है कि जरा सा उसमें जल्दी ही पानी निकलने वाला, इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं। आपने भी देखा होगा, बड़ी शीतलता पहुंचती है जब ऐसे गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। ये दरअसल गड्ढे आपकी मानसिकता के, ये गड्ढे और कब्र आपने अपने आप के लिए खोदी हैं, आने वाले नस्लों के लिए। और हम बताते हैं कैसे पाकिस्तान ने अपने आने वाले नस्लों के लिए इस तरीके की कब्रें खोद दी हैं कि हजारों लाखों पाकिस्तानी लोग वहां दफन हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीज फायर, अब सीज फायर कैसे, कोई अब कभी अमेरिका क्लेम करता है, फिर अमेरिका डिनाई करता है। बताया ये जाता है कि हमारी एक ब्रह्मोस मिसाइल, या एक या कई गई,
ब्रह्मोस के ऊपर में हम जरा विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन ब्रह्मोस ने जो अटैक किया, तो पाकिस्तान कहता है कि वी आर अ न्यूक्लियर पावर, हम न्यूक्लियर पावर वाली शक्ति हैं, हमको हल्के में मत लीजिए, हमारे पास करीब 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वो उनके जैसे बंदर के हाथ में अस्तुरा मिल जाए, तो कहता तो है देखो अस्तुरा देख लो, अस्तुरा देख लो, लेकिन बंदर से अस्तुरा छीनना कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा मदारी अगर हो, वो 2 मिनट में बंदर के हाथ से अस्तुरा छीन लेता है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगता है कि उसी मदारी की तरह इनकी जो न्यूक्लियर धौंस थी, उसकी हवा निकाल दी बिल्कुल। ब्रह्मोस ने जब अटैक किया, तो हल्की सी सुगबुगाहट हुई रेडिएशन की। तो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भारत फोन किया जयशंकर जी को, और ये कहा कि पाकिस्तान वार्ता के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान वार्ता के लिए ऐसे तैयार नहीं हुए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये मान कैसे गए? मानने की जरूरत ये थी कि दो चीज मैं आपको और बताऊंगा। ये यूएस के आप एनर्जी डिपार्टमेंट का एक हवाई जहाज, जो कि रेडिएशन इंस्पेक्ट करता है, जिसके पास सेंसर होते हैं, एयर और ग्राउंड के रेडिएशन का मूल्यांकन करता है। ये अकस्मात, और ये कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, ये चर्चा की बातें नहीं है, जन चर्चा के आधार पे जो एयर मूवमेंट और एयर रडार सिस्टम से वो पूरा देखे, जरा नेट पे चली जाइए, ट्विटर भरा पड़ा है इस प्लेन के मूवमेंट को लेकर के। आखिर अकस्मात ये कैसे पहुंच गया 9/10 की रात को और रेडिएशन नापने लगा? रेडिएशन नापने का जो दूसरा हवाई जहाज आता है इजिप्ट से, इल्यूशन 2। आप याद करें, इल्यूशन जो है वो यूएसएसआर का सबसे बड़ा, जैसे हमारे यहाँ आजकल हरकुलिस चल रहा है, इसमें टनों 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 माल आ सकता है। तो नाइल नदी के बेसिन में जो बोरॉन होता है, ये बोरॉन लेकर के आ रहा था। अब ये बोरॉन क्यों ले आए? आपको मालूम होगा कि बोरॉन का एक आइसोटोप होता है बोरेट। ये बोरॉन 10 बोरेट ये आइसोटोप्स होते हैं। और आप याद करें, चेरनोबिल डिजास्टर जो रूस में हुआ था 1986 अप्रैल में, उसमें मिट्टी, बालू और बोरॉन मिलाकर के स्थिति को नियंत्रित किया था। फिर क्या कारण है कि टनो टनो इल्यूशन 2 में आपके बोरॉन इजिप्ट से आ रहा है? कारण क्या है? कारण यही है कि रेडिएशन आ रहा था, इनके हाथ पांव गए फूल, और इन्होंने कहा कि जहां से जो भीख का कटोरा जितने में जितना समा सके, तो वो आप ये समझिए इल्यूशन 2 जिसका नंबर है 76 mm, ये भी पाकिस्तान का तो झूठ है, ये नंबर भी गलत है। ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है बिल्कुल, और आपने तो दिखा भी दिया। लीजिए दीदी, वी हैव टू एक्वेटर इन फ्यू डेज। लीजिए, अब आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन पेश कर दिए। अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब आपके सामने जब पूरे डॉक्यूमेंटेशन आ चुके हैं, इल्यूशन 2 बोरॉन ले जा रहा है, इसका सारा मूवमेंट है और पैनिक हो रहा है। अब थोड़ी सी बात हम ये कर ले कि ये आक्रमण जब हुआ, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धौंस की सिट्टी पिट्टी गुम हुई। पहले ब्रह्मोस मिसाइल समझ ले। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है, साउंड की स्पीड से तिगुना तेज चलती है, माक 3 उसकी वेलोसिटी है। 1993 में भारत का शिष्टमंडल रूस गया था। वहां पर इस मिसाइल की तैयारी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी। उसमें हमारे भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। उन्होंने देखा भाई आप बना क्यों नहीं रहे, कंसेप्ट तो बड़ा अच्छा, ड्राइंग बोर्ड पे ही क्यों छोड़ दिया? उनका साहब पहले हमारे पास एक तो धन नहीं है, और इसका खर्चा है $250 मिलियन। सन 93 में भारत की और उस जमाने में रशिया की भी आर्थिक माली हालात ऐसे नहीं थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इस पे रिसर्च करने की बात की, और रिसर्च का कि जॉइंट प्रोजेक्ट होगा। तो आप देखिए, ब्रह्मोस 2 नदियों के नाम से बना है, एक ब्रह्मपुत्र, दूसरा मॉस्कोवा। इन 2 नदियों को जोड़ करके ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण हुआ। 98-99 में आकर के इसकी रिसर्च करके वो इंजन जिसके लिए ये वहां पर था, जॉइंट ऑपरेशंस के जॉइंट रिसर्च के बाद ये ब्रह्मोस तैयार हुई। आज ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है। ब्रह्मोस की खरीद कौन कर रहा है? वियतनाम, फिलीपींस और आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज खरीद रहे हैं, जिससे कि चीन के ऊपर जो हो, मान के चलिए कि 800 किलोमीटर की मार, 3 गुना साउंड की स्पीड से ज्यादा, और पाकिस्तान पूरी रेंज में आता है। सुखोई हवाई जहाज बिना पाकिस्तान में प्रवेश किए, फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट। गायत्री जी आप समझ रही हैं? आप कीजिए, इसके अंदर अपने कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम सेल्फ रेगुलेटरी है। इसके अलावा अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया। लॉइटरिंग अटैक्स, वो आकाश में मंडराते रहेंगे मिसाइल्स, या वो चीजें गाइडेड
या सेमी गाइडेड मिसाइल्स, और वो जहां पे टारगेट मिला या हीट सेंसर से हुआ वहां पे जाकर के अटैक कर देंगे। ये एक सक्सेस स्टोरी है हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन हुआ है। ब्रह्मोस तो बस एक ही पत्ता खुला है, बाकी पत्ते जो 52 हैं, अभी 51 के क्या 501 पत्ते अभी और हैं। आपने एक अटैक में ब्रह्मोस के जो आपने देखा, आज वियतनाम और फिलीपींस खरीद रहे हैं चीन को अटैक कंटेन करने के लिए। और इधर अगर आप देखिए कि आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी ब्रह्मोस की मांग कर रही हैं। अभी लखनऊ में हमारे रक्षा मंत्री जी ने शायद 3-4 दिन पहले ब्रह्मोस की फैसिलिटी का इनॉग्रेट किया है, कि जिससे हमारी क्षमता कम से कम 1000 ब्रह्मोस मिसाइल्स पर ईयर उसको उससे भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ब्रह्मोस सक्सेस स्टोरी तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ अब जो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हमें सबूत दीजिए, अब सबूत क्या दें, अंधे को भी सबूत दें, क्या दें। अब ये तो सबूत है सैटेलाइट, अब हम आपको बताते हैं सैटेलाइट इमेजेस देखिए, जिस तरीके के खंदक बने हुए हैं वहां पे, ऐसे ऐसे किलोमीटर के किलोमीटर खंदक बने हैं कि सैटेलाइट की फोटो सारी दुनिया में आ चुकी हैं। चाइनीज सैटेलाइट्स ने मदद करने की कोशिश की थी कि वो हमारे एयरक्राफ्ट को मिसाइल को जैम करेगा। तो चाइनीज गुड्स की जैसे जो शोहरत आम भारत में है कि अगर सबसे घटिया माल लेना है, एक तो है उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, मुंबई का माल हो, और चीन का, तो हम उल्लासनगर वाला माल पहले लेंगे बनिस्बत चीन के माल के। तो चीन का माल इतना घटिया था कि वो हमें लगता है कि पाकिस्तान की जैमिंग कर दी, हमारा तो वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हमारी सैटेलाइट इमेजेस, हमारी सैटेलाइट इस विभाग के बड़े वरिष्ठ अधिकारी ने अभी 1 हफ्ते पहले कहा था कि हमारे पास 120 सैटेलाइट्स हैं, 120 सैटेलाइट्स हैं जो कि पूरे वायुमंडल, पूरे गगन की एक तरीके से आच्छादित हैं। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप ये समझ लें कि जिसको कि आप ये कह सकती हैं कि बाय डिफॉल्ट चली जाए। न सिर्फ आपके उसमें पूरी हम्म, अब 120 सैटेलाइट्स अगर हमारी हैं, वो पूरे वायुमंडल की और अंतरिक्ष की निगरानी करते हुए जहां जो कार्रवाई इंटरवेंशन आवश्यक है वो कर रही है। आपको क्या ये नहीं लगता गायत्री जी कि साइंस फिक्शन की बातें हम कर रहे हैं? हम साइंस फिक्शन की बातें कर रहे हैं, इतना एडवांस्ड भारत। आपने ये देखा इस युद्ध के कितने आयाम हो गए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फेक प्रोपेगेंडा, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, पहलगाम में हमला। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, इसके साथ साथ मशीन लर्निंग भी। ये वो अब युद्ध खत्म हो, युग लगता है समाप्त हो गया जब टैंक से या आर्टिलरी से, खैर इसका सबका इस्तेमाल प्रासंगिक हमेशा रहते हैं, लेकिन लोग ये समझते थे कि शायद भारत इतना अभी वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से इतना विकसित नहीं हुआ कि इस प्रकार की चुनौती, जबकि पर्दे के पीछे से अगर आप गौर करें तो इसमें चीन भी है, टर्की भी है, पाकिस्तान तो खैर है ही है, और मुझे पूरा शक है कि ऐसे रोग स्टेट्स जैसे नॉर्थ कोरिया आदि हैं, उनका भी परोक्ष समर्थन पाकिस्तान को है। और अभी तो देखिए जो ड्रोन्स आए थे उनके बारे में जो आम चर्चा था, आपके जो आयरन डोम है उससे भी ज्यादा कामयाब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था। S-400 की हम बात कर लें गायत्री जी, अब हमारे S-400, हमारे सुखोई, हमारे राफेल और ब्रह्मोस, हम केवल अगर इन्हीं की चर्चा कर ले तो ये गेम चेंजर्स, एक एक चीज इसमें गेम चेंजर्स साबित हुई है। और पाकिस्तान की पीड़ा यही है कि वो समझ रहे थे कि उनके मौसा आकर के उनकी मदद करेंगे, तो मौसा तो रहेंगे धरे के धरे रह गए, मौसा आए नहीं, ना मामा आए। तो अब उधार के देखिए, उधार का बाल कब तक चलेगा, या उधार की इससे युद्ध नहीं है। अब उनको IMF से, जिसको कहते हैं ना कि इंडियन, कहते हैं इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड, इसको मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड, आपने उनको $1 बिलियन तो पाकिस्तान उछल रहा है। आपको ये मालूम है कि मुकेश अंबानी के यहाँ शादी में कितने बिलियन खर्च हो गए थे? जो लूज चेंज हमारे यहाँ के जो टॉप बिलियनर्स हैं, वो 1-2 बिलियन तो वैसे भीख में दे दे तुम्हें। तुम्हारी औकात यही है कि हमारे यहाँ के बिलियनर्स की शादी की जूठन भी तुम्हारे 1 बिलियन से ज्यादा है। बकवास करते हैं ये लोग। खैर, भाई बंदर के हाथ में अस्तुरा आ गया तो सावधानी, तो प्रधानमंत्री ने पूरी सावधानी आश्वस्त करते हुए। लेकिन अगर आज आप इस चीज को, पूरी चीज को देखें, सन 65 में निर्णायक युद्ध था, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, महत्वपूर्ण विजय।
71 में बांग्लादेश अलग हो गया, लेकिन जिस तरीके की चोट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जिसको कहते हैं आज पाकिस्तान को, 9 एयरफील्ड्स, उनकी न्यूक्लियर धमकी को आपने मटियामेट कर दिया। आपने बिल्कुल पाकिस्तान आज एक पके आम की तरह आपकी तश्तरी पे रखा हुआ है। पका आम तश्तरी पे रखा है। मौका दिया, चीरा लगाया, भारत ने आपका प्रसाद चढ़ा करके उपभोग कर लिया। उम्मीद ये की जाती है कि आप ऐसा कुछ सेवा का मौका नहीं देंगे, वरना प्रसाद चढ़ा करके खाने में वक्त नहीं लगेगा। इनका बड़बोलापना तो देखिए जरा, इनका बड़बोलापना तो आपने देखा होगा, हर चैनल पे देखिए। और अब तो खैर ये अच्छा हुआ, संतोष का विषय है कि इनके पैनलिस्ट को हमारे यहाँ आने से मना कर दिया। लेकिन कुछ हमारे यहाँ मोटी खाल वाले ऐसे हैं जो आज भी इनका गुणगान गान रहे हैं। कितना पैसा खाया होगा आईएसआई से, कितना पैसा इन्होंने लिया होगा, कितना इन्होंने जो है मौज की होगी। मैं आपके सामने, अगर आपकी अनुमति हो, मैं 2 मिसाल देना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। क्योंकि हम लोग तो बात कर रहे हैं कि सरगोधा में 45 टनल थी, पहले उसको पूरा कर लें। कि सरगोधा में 45 टनल थी जहां पर इनका न्यूक्लियर आर्सेनल था। सरगोधा और किराना लगभग सटे हुए हैं। और वो जो हिल्स है जिसको ब्राउन हिल्स कहते हैं, ब्राउन हिल्स का मतलब क्योंकि भूरे रंग का है। और 45 टनल में जब आपके ब्राह्मणों का हुआ तो वहां त्राही त्राही मच गई। और जब त्राही त्राही मच गई तो उसके बाद तो, और ये जितनी बात नहीं है, हम आप जब संवाद कर रहे हैं गायत्री जी, ये मान के चलिए कि इसके साथ साथ घटनाक्रम भी चल रहा है। इसके साथ साथ घटनाक्रम भी चल रहा है। सर क्या रेडिएशन, घटनाक्रम चल रहा है? घटनाक्रम रेडिएशन, रेडिएशन के बाद पैनिक, बोरोन की कमी, बोरोन की कमी, मारामारी, असीम मुनिर, जैसे कहते हैं स्कूल बॉयज विस्लिंग इन द डार्क। जब लड़के लेट शो देख करके घर लौटे तो बिजली चली गई, तो गली में जब घुसे तो सीटी बजाने लगे। इसलिए नहीं कि गाना गाना था, बल्कि किसी के मारे डर के सीटी बजा ले, जिससे कि कम से कम मालूम पड़े कि कोई भूत प्रेत ना आ जाए। तो असीम मुनिर का भी गायत्री जी यही हाल है। और कंटेम्प्रेरी चीज हमारे तो देखिए, ये वो भारत नहीं है कि एक दफा सरेंडर करा लिया तो उसके बाद हम आश्वस्त होकर बैठे कि अब कुछ नहीं होगा। हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, आपने देखा होगा तथाकथित सीज फायर के बाद कैबिनेट ने क्या नोट दिया है कि हॉस्टिलिटी सीज हुई है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने आक्रमण किया या कोई भी आतंकवादी घटना होती है, उसको युद्ध की घोषणा और युद्ध की घटना मानी जाएगी। शब्दों का चयन जरा देख ले, आतंकवादी घटना, युद्ध की घोषणा। मतलब अगर किसी ने दुस्साहस किया दोबारा पहलगाम या हमारे कश्मीरी बच्चों के ऊपर आक्रमण करने का, तो आप समझ सकती हैं कि उसके क्या भयावह परिणाम पाकिस्तान के लिए होने वाले हैं। अब जरा घर की बात कर ले थोड़ी सी, मैं नाम लेके बात करूंगा। सर इससे पहले वो नाम पर आऊं, क्योंकि सरगोधा वाला मैटर बहुत इंपॉर्टेंट था। सरगोधा, नूर खान और कैराना हिल्स, ये सब में लगता है इन्होंने बहुत ज्यादा बॉम्ब छुपा कर रखे हुए थे या कुछ ब्लास्टिंग मटेरियल रखे हुए थे, क्योंकि वहां से लगातार अर्थक्वेक्स की न्यूज आ रही है। अभी जब आप और मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे 15 मिनट पहले भी एक अर्थक्वेक की न्यूज आई है। मैं वेरीफाई नहीं कर सकती हूँ, बट न्यूज आ रही है कि वहां पे दोबारा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि चेन रिएक्शन और ये अर्थक्वेक आते रहेंगे, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक वो फट रहे हैं, इनके ब्लास्ट हो रहे हैं वहां पर, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। देखिए, ये अर्थक्वेक इसलिए नहीं होते क्योंकि टेक्टोनिक शिफ्ट हो रही है। यह जो अर्थ प्लेट्स का मूवमेंट है, ये अर्थक्वेक की तरफ से एक सिमुलेशन आता है जबकि न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है या न्यूक्लियर जब विस्फोट होता है। आप याद करें, शायद 9/10 की रात को भी जब यही हुआ था, तो 2 इस तरीके के सीएसमी घटना नहीं कहूंगा, बल्कि इस तरीके के जो है घटनाक्रम हुए थे, जिसमें कि लगता था जैसे भूकंप आ गया हो। वो भूकंप नहीं थे, ये एक तरीके से न्यूक्लियर ब्लास्ट के कॉन्सिक्वेंस थे। और जब इनके साथ ये हुआ है, अब अगर आज आ रहे हैं तो जो बोया पेल बबूड़ का, तो आम कहां से होगा भाई? शुरुआत तो आपने की है। व्हाट यू बिगिन वी विल फिनिश। हम फिनिश तो नहीं करेंगे, लेकिन जो आपने किया अब आप फल भोगिए। अब हम इस चीज पे आते हैं, सरगोधा, किराना, और आपने जो बताया नूर खान एयरबेस जो इस्लामाबाद के पास है। देखिए, सिचुएशन बड़ी भयावह है। इससे जो फिशन मटेरियल है, विंड डायरेक्शन जो है, और ये एक सीरियस मैटर है, जो विंड वेलोसिटी है, विंड का डायरेक्शन है, ये भी रेडिएशन को कहां से कहां तक करते, ये 10, 20, 100, 200, 300, 500 किलोमीटर तक नहीं है। ये सैकड़ों किलोमीटर तक इसकी जो विषाक्त वायु है, ये दूर दूर तक जा सकती है। और हमें भी सावधान रहने की जरूरत है, मैं ये भी कहूंगा। क्योंकि अगर अभी तक चल रहा है तो ये पूरे भारत ही को नहीं, पूरे विश्व को सावधान रहने की जरूरत है। और चूंकि विंड वेलोसिटी थोड़ा हमारी तरफ आ रही थी, शायद इसीलिए हमारी थोड़ी ये
भी चिंता थी कि हम सीज फायर तो नहीं, लेकिन हॉस्टिलिटी सीज कर लें। और ठीक है, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना था हमने सिद्ध कर दिया, हमको जो प्रमाणित करना था हमने प्रमाणित कर दिया। अब इसके आगे हम जब भाग 2 लिखेंगे किताब का, जब इबारत आएगी, तब फिर दोबारा हम इनको बताएंगे। सर कह रहे हैं आसिम मुनीर भी न्यूक्लियर वाले जैसे जो बंकर्स होते हैं ना, न्यूक्लियर रेडिएशंस वाले बंकर्स, कहा जा रहा है वो भी आज की डेट में उसी में छुप गए हैं। और पाकिस्तानियों में अब, पहले जब कल हमने ये रिपोर्टिंग की तो पहले किसी को विश्वास नहीं था, फिर लोगों ने निकलना शुरू किया, बहुत पसंद आया लोगों को। आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स टू प्लीज गो एंड वॉच दैट एपिसोड, स्पेशली इट्स क्रॉस्ड गुड नंबर ऑफ पीपल। जितना जितना फैल रहा है, लोग कॉपी करें, कोई दिक्कत नहीं है, एज आई सेड कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी करें। बट सर मैंने सुना है आसिम मुनीर को घेरना शुरू कर दिया वहां की जनता ने, क्योंकि अभी तक तो जीत का जश्न मना रहे थे। अब जीत का जश्न थम कर अब जब रियलाइजेशन हो रहा है कि ये तो इनकी पुश्ते बर्बाद होंगी, क्योंकि रेडिएशन तो पुश्ते बर्बाद करता है। देखिए गायत्री जी, इमिटे आपके पहले आपके ऊपर, इमिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। चाटुकारिता की पराकाष्ठा होती जब आपकी कोई नकल करे। इसका मतलब आपका आगमन हो चुका है, अगर आपकी नकल हो रही है तो। आपका चूंकि जो भी इशू होता है इतने रिसर्च के बाद होता है, अनुसंधान के बाद होता है, इतना परिपक्व होता है कि विश्वसनीयता उसकी सर्वोच्च है। और चूंकि सर्वोच्च विश्वसनीयता है, इसलिए लोग नकल भी करते हैं, लोकप्रिय भी हैं और लोग पसंद भी करते हैं। ये बताइए अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अब लोग ये कहेंगे कि साहब ये फेक न्यूज है, मिलिट्री इज फोर्सिंग पीपल टू लीव इमीडिएटली, से लीव और डाई ड्यू टू रेडिएशन। और ये चूंकि उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता बहुत अच्छी है। और मैं ये उम्मीद करता हूं, वी विश एवरीबडी वेल। हम खासकर जनता से हमारा कोई प्रतिशोध या कोई दुर्भावना नहीं है। हमारी चरमपंथियों से है, उन चरमपंथियों से है जब जब मारे गए तो फूट फूट के लोग रो रहे थे। पाकिस्तान के झंडे में उनके ताबूत को ढका गया और नमाज जनाजा में पाकिस्तान के आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी गए। वो भी एक सीन देखने वाला था, जिसमें मैं समझता हूं कि पहलगाम के जो हमारे बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बड़ी एक कामयाबी थी। उसको भी लोग कह रहे हैं कि साहब ये क्यों नाम सिंदूर क्यों रखा आपने, ये यहाँ जाकर के आक्रमण किया। अब याद करें कि पहले तो प्रमाण मांगा जाता था। अब जब चीख चीख के पत्ते पत्ते पर हस्ताक्षर नरेंद्र मोदी का दिखाई दिखाई पड़ रहा है, किस मुंह से कोई आपसे प्रमाण मांगे? किस मुंह से, जब भारत की तीनों फोर्सेस के, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन डीआरडीओ, पत्ते पत्ते पर सबका हस्ताक्षर है, तो अब इससे प्रमाण किस बात का मांगा जा सकता है? गायत्री जी, ये एक गौरव का विषय है, हम सब गौरवान्वित है, सभी भारतीय गौरवान्वित है। और ये उम्मीद करते हैं कि भारत और सनातन सदैव चिरंजीव रहे, अमर रहे। अब हम बात करते हैं इसके, जो भारत में हमारे हैं जो कि इससे बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं। उनके यहाँ मैं समझता हूं कि जब ये खबरें आई, उनके यहाँ शायद डिनर नहीं बना होगा। प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुनने के बाद उनके यहाँ शायद खाना नहीं खाया होगा, उपवास करे होंगे। ये कि गम के मारे, जिसको कहते हैं पुलिस में कि इतना पिट जाता है जब आदमी, तो लिख देते हैं कि गिरफ्तारी के गम से मुलजिम ने खाना नहीं खाया। तो ये भी लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो बमबारी हुई, उसके गम से खाना खाने से ये इनकार कर रहे हैं। क्योंकि चेहरे पे लगा था, जैसे लगता है चेहरे अगर आप देखें, जैसे 100 जूते मारने के बाद, जैसे एक लफंगे का या जेब कतरे का या महिला से छेड़खानी करने वाले की जनता कुटाई कर देती है, कपड़े फाड़ देती है। वो भाव भंगिमा ऐसे पत्रकारों की मैंने देखी। उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं दो ऐसे शिरोमणि का नाम जरूर लूं। एक हमारे करम थापर साहब हैं, वायर के। उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था नजम सेठी को, और नजम सेठी को जो बात की, तो नजम सेठी ने कहा अनुच्छेद 370 को जो विड्रॉ किया, और आपने 80,000 डोमिसाइल के आपने प्रमाण पत्र दिए, अनुमति दी। इसके अलावा आपने जो वहां पर इतनी ज्यादा नियुक्ति की है, और इसमें दो इंटरव्यू दिए, एक 28 अप्रैल को और एक 8 मई को। आप समझ सकती हैं, ये तात्कालिक है, कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है। ये मुश्किल से 8 मई वाली तो 2-4 दिन पहले की बात है, और 28 अप्रैल की पहलगाम की तुरंत बात है। आपकी क्या मजबूरी है कि हर पाकिस्तानी की जूते चप्पल आपको इतने प्रिय लगते हैं कि आप जाके उसको अपने मस्तक पे रखने की कोशिश करते हैं? मैं जानना चाहूंगा, और कोई आपको बिंदु नहीं मिलता है कि पाकिस्तानियों के चले हुए कारतूसों की चप्पल आप अपने सर पे रख रहे हैं, और रखने के बाद उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं? वो भारत पे आरोप लगा रहे हैं अनर्गल झूठे, और आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अगर हाँ में हाँ मिला रहे हैं गायत्री जी, तो ये मूक सहमति है, लेकिन अच्छा हुआ
इनके ऊपर मुकदमा लिख गया धारा 152, 153 भारतीय न्याय संहिता में और 3/4 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में। आप सहमत है कि होना चाहिए? मैं सहमत इनके इससे तो हूं, देशद्रोह का केस चलना चाहिए सर, सीधे-सीधे देशद्रोह बिल्कुल का। चलना चाहिए और इनके ऊपर लगना चाहिए एनएसए। मैं ये भी कहूंगा इन पे विचार करें, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और यूएपीए के अंतर्गत मुकदमा चलना चाहिए। एक मैं और बताऊंगा, राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे का शो चल रहा है, एक तरफ गौरव सावंत है, दूसरी तरफ राजदीप सरदेसाई है। गौरव सावंत क्योंकि फौजी बैकग्राउंड के हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहे थे कि ये घटनाक्रम हुआ है। राजदीप उनको बार बार टोक रहे हैं, भाई ऐसा आप कह सकते हैं, इसके पहले तो प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिए थे, कितने पूरे कर लिए? इसके पहले भी बालाकोट हुआ था, इसके पहले भी उरी हुआ था, क्या हमने कर लिया? हमने इतनी बड़ी कीमत दे दी। और जब तक हम देख रहे, जब तक कि हर चीज प्रमाणित ना हो जाए, तब तक हम कोई दावे ना करें। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ और विद्या और क्षमता और प्रतिभा की प्रतिमूर्ति राजदीप सरदेसाई, वो शाश्वत सत्य की मूर्ति है जो अकाट्य तथ्य प्रस्तुत करते हैं जनता के सामने। गौरव सावंत जी ने तो खैर उनका मुंह बंद कर ही दिया, लेकिन देश जिस तरीके से आपको धिक्कार रहा है, आपकी आखिर मजबूरी क्या है? मैं जानना चाहूंगा ऐसे तत्वों की, गायत्री जी, मजबूरी क्या है कि पाकिस्तान की बीन बजाया करते हैं और हारमोनियम लेकर के तमेव माता च पिता गाया करते हैं पाकिस्तान के लिए। मैं जानना चाहूंगा आपकी मजबूरी क्या है? खाते हो हिंदुस्तान में, बात करते हो गुणगान पाकिस्तान का, कवर फायर देते हो चरमपंथियों को, असीम मुनीर को। बहरहाल, लेकिन मेरा एक सुझाव होगा, ये जागा हुआ भारत है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा, इस तरीके के जो तत्व हैं, जो पाकिस्तानियों को बार बार बुलाते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, देश में भ्रम की स्थिति और मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, इन दोनों बातों से आप और हम तो दुनिया देख करके यहाँ पे बैठे हैं, हमें मालूम है कि ये पैसा खाने के बाद इस तरीके के वक्तव्य दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे वक्तव्य जो क्यों करे, उसकी स्पीच का मूल्यांकन करके देशद्रोह और यूएपीए का मुकदमा लिखना चाहिए। ये समय की पुकार है, ये समय की पुकार है गायत्री जी। सर आपको क्या लगता है ये जो रेडिएशंस फैल रही है इससे किस हद तक डैमेज होगा इन्हें? क्या ये कंट्रोल कर ले जाएँगे? क्योंकि जैसा आपने बोला यूएस प्लेन्स भेज रहा है अपने, द बिगेस्ट साइज़ प्लेन्स दे कुड सेंड, और कितना बोरॉन निकालेंगे? क्योंकि उनके पास 140 वो बोल रहे हैं, चलिए 100, हम 14 भी नहीं गिन रहे हैं, हम 4 ही गिन रहे हैं। 4 अगर ब्लास्ट हो रहे हैं, 2-3 का तो दिख सामने आ गया, कल भी एक हुआ था और आज भी सुनने में आ रहा है कि एक हुआ है अभी से 15 मिनट पहले, जब आपने और मैंने सर शुरू किया ये रिकॉर्डिंग। तब की भी न्यूज़ आ रही है। अगर 4-5 बॉम्ब्स भी फूट रहे हैं या ब्लास्ट हो रहे हैं या न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, रेडिएशंस बाहर आ रही हैं, क्या पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली इतना इक्विप्ड है कि हैंडल कर लेगा? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान तो खैर बिल्कुल स्टोन एज का है, बैलगाड़ी की युग का है वो, उसके बस का तो कुछ भी नहीं है। और वर्तमान परिस्थिति में असीम मुनीर अपना नाम बिना स्पेलिंग मिस्टेक कर लिख दें तो भी बहुत बड़ी कृपा होगी। वो एक डरा हुआ देश है, डरा हुआ जनरल है, डरा हुआ समाज है। उनको मदद की जरूरत है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम दूर-दूर तक जाएँगे और हमारी पाकिस्तानी जनता से तो कोई दुश्मनी है नहीं। हमारा उद्देश्य भी नहीं कि पाकिस्तान की सामान्य जनता, सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर कोई आँच आए। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर इसमें कोई ह्यूमैनिटेरियन मदद दुनिया करेगी, जो कि करेगी, तो मैं समझता हूँ कि इसमें भारत को भी योगदान करना चाहिए। लेकिन सिविलियन पॉपुलेशन को, और किसी को नहीं। क्योंकि साँप को ज़हर पिलाना, साँप को दूध पिलाना, ये हमारे हित में नहीं होगा। इसके पहले हम साँप को बहुत दूध पिला चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2 बातें, टेरर एंड टॉक्स, ये दोनों नहीं चलेंगे। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। ये एक हमारे पूरे भारत के लिए एक रोड मैप है गायत्री जी। इन दोनों चीज़ों को देखते कि टेरर और टॉक्स, पानी और खून, और मैं तो आगे कहूँगा टेरर एंड क्रिकेट, टेरर एंड गज़ल, ये भी खत्म होना चाहिए। बिल्कुल इनको चाहिए कि जैसे एक अछूत होता है, अनटचेबल, वही समझने कि ये आज के युग का यही अछूत है पाकिस्तान, क्योंकि इससे बड़ा रोग स्टेट, मत समझिए हमारे पड़ोस में नहीं, विश्व में आज इससे बड़ा रोग स्टेट कोई नहीं है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट अभी ज़्यादा दुःख मुझे इस बात का हो रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको वार्निंग्स दी गई, सर ट्रिगरिंग पॉइंट इस अटैक का कहा जाता है कि अगर इन्होंने दिल्ली की तरफ PL-15 मिसाइल फायर नहीं की होती, जो कि न्यूक्लियर
मटेरियल लेकर आ सकती है, न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकती है। इसीलिए लोगों को याद होगा एम्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई, स्कूल बंद कर दिए गए, 15-18 स्कूलों को ऑब्जर्वेशन सेंटर्स बनाया गया, लोगों को कहा गया घर के रहिए। बॉर्डर एरियाज में सर जोधपुर तक में बहुत सारे कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूशन सबको बंद करा दिया गया। अलर्ट पे था पूरा का पूरा बॉर्डर। जब इन्होंने हिसार वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, वही रात टर्निंग रात हुई। सिरसा 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 वाली। जी, सिरसा वाली। सिरसा में जो था, आपने बिल्कुल सही कहा, वो ड्राई रन था न्यूक्लियर अटैक का। वो ड्राई रन था आपके सिरसा का जो गिरा था, वो ड्राई रन था दिल्ली के ऊपर अटैक का। आप ये क्या समझते हैं कि दिल्ली पर अटैक करके आप बच जाएंगे? आपने दरअसल रॉन्ग नंबर डायल किया और अपने पैर पे आपने गणासा नहीं, आरी नहीं, कुल्हाड़ा चला लिया है। आपने अपने को दरअसल विकला, जितना घटनाक्रम गायत्री जी आप बता रही हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने जो बोया अब आप काटने के लिए भी तैयार रही है। आपने अपनी मुसीबत को खुद दावत दी है। आपने अपनी जनसंख्या के लिए और अपने आप के लिए दरअसल आपने इतनी बड़ी भूल कर दी है कि आने वाले समय तक मैं समझता हूं वर्षों वर्षों लगेंगे आपको स्थितियां नियंत्रण में। आपके इस सवाल का क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल एम्फेटिक नो विद कैपिटल एन, ये नहीं कर सकते हैं। इनको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहायता की जरूरत होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि सिविलियन पॉपुलेशन से हमारी किसी भारतीय की कोई दुश्मनी नहीं है, और हमारी यही कामना रहेगी कि सिविलियन पॉपुलेशन सलामत रहे। लेकिन अगर आपने अपने सिविलियन पॉपुलेशन की ख्याल नहीं किया और हमारी राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर आप नियुक्त करने की कोशिश करेंगे, तो ये वही चीज है कि आपने इससे पहले कि आप कोई कोशिश करें, आपको मटिया मेट कर दिया जाएगा। सर ये चलिए कितने ये भी। लोगों को खाली करा लेंगे? ये तो अब इंटरनेशनल मीडिया में सर इन्होंने बहुत दबाने की कोशिश की। अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है हम्म, सर, ना ना इंडियन आर्म फोर्सेस ने, डीजीएमओ ने, किसी ने इसको जिक्र किया? ना मोदी जी ने जिक्र किया, ना दोवल जी ने जिक्र किया, ना राजनाथ सिंह जी ने जिक्र किया, ना यूएस ने जिक्र किया, क्योंकि यूएस का प्लेन लेकर आया था। सोशल मीडिया पे ये कहा जाता है कि जो बंकर्स थे जहां पे ये अटैक हुआ ब्रह्मोस का, क्योंकि अंडरग्राउंड चीजें होती हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में स्टोर किए जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अंडरग्राउंड बंकर्स में जो ये था, उसकी जो चाबी थी वो यूएस के पास थी। तो जैसी हम्म। रेडिएशन लीक की न्यूज आई, तैसी वहां से फटाक से प्लेन आता है इनके भाई खुलने के लिए कि भाई हो क्या रहा है, चेक करने के लिए रेडिएशन। और पूरे रेडिएशन वाले लोगों को शक नहीं होता अगर दे वुड हैव नॉट कम विद द रेडिएशन सूट्स, जो ये हम्म, रेडिएशन की पोशाक पहनते कि उनके ऊपर रेडिएशन न लगे, तब आप तक नहीं बिल्कुल सही होता। कह रहे और हैं। देखिए कंफर्मेशन सारी तब हुई। चीजें, जी सर। जी सारी प्लीज चीजें सर। अब सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। अगर आप गौर से देखें, न सिर्फ प्लेन का मेक, उसकी ट्रैजेक्टरी, ऐसी क्या चीज है जो कि नहीं आई है? हर चीज आ चुकी है। अगर आप गौर जी से सर। देखें, ऐसी मैं आपको कितने नक्शे, कितनी रिपोर्ट्स आपको दिखा दूं। और इंटरनेशनल मीडिया कंसर्न है, क्योंकि इसकी संभावना है कि वो रेडिएशन हो सकता है वहां पहुंचे अगर कंट्रोल न किया जाए। इसीलिए सारे कंसर्न्स ये हैं। तो अब आप प्रूफ जो चाहते थे भारत में और भारत के बाहर, जो प्रमाण चाहते थे, अब जरा देख लो भाई प्रमाण। कल के प्रमाण ना मांगने लगना कि हमें इसका प्रमाण दीजिए कि वहां दो कौवे मर गए थे बस। याद है आपको गायत्री जी, दो कौवे मर गए थे शायद बालाकोट के बाद, हमारे युवा नेताओं ने कहा था। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल याद है। जी। तो प्रमाण तो सबके सामने है, लेकिन वो ठीक है। लेकिन अब भारत को वो त्रुटि नहीं करनी चाहिए जो रामराज से लेकर आज तक होते हैं, कि शत्रु को और पराजय के बाद उसको ही राष्ट्र तिलक करा करके छोड़ दें। रावण की नाभि में आपका तीर लग चुका है। रावण की नाभि में तीर लग चुका है। अब तीर वहीं रहेगा या निकाला जाएगा, ये तो काल बताएगा। लेकिन रावण का निस्तारण आपने करीब करीब कर दिया, दिखा दिया कि आप जब चाहें, रावण की नाभि आपकी गिरफ्त में है। तो गायत्री जी, इस चीज को भारत तो देख ही रहा है। ओजस्वी प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद मैं अपेक्षा करता हूं कि कोई दोबारा दुस्साहस ऐसा नहीं करेगा। टेरर एंड टॉक्स, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। तो आज्ञा है गायत्री जी, फिर सर करूंगा जब अभी कभी और। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे 1 घंटे पहले बहुत लाइट ट्रेमर्स टू द स्केल ऑफ 3, ज़्यादा नहीं, उसकी रिपोर्टिंग अभी सामने। मैं कोशिश करी थी कि मैं एविडेंस डाल दूं, बट मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। मैंने डेफिनेटली उसको देखा था।
बट ऐसा लग रहा आपका है कि कहना ही पाकिस्तानी पर्याप्त है। ये अगर ट्रेमर आ रहे हैं, ट्रेमर आते जा रहे हैं, तो खैर आपने मैंने कहा ना रावण की नाभि में आपका तीर लग चुका है और ये संकेत जा रहा है टंकार के साथ, गांडीव के तीर की तरह, कि रावण की नाभि आपकी गिरफ्त में है, जब चाहे आप रावण दहन कर सकती हैं। जी, बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच सर। इस वक़्त लग रहा है पाकिस्तान में और कई बम के झटके आने वाले हैं, छोटे-छोटे बम्स या ब्लास्ट जो हो रहे हैं उनसे रेडिएशंस निकल रही है। नुकसान किसी का नहीं हो रहा है क्योंकि आसिम मुनीर जी तो बंकर में जाकर बैठ गए हैं। मरियम नवाज़ को साथ में लेकर गए हैं, अपनी फैमिली को लंदन भेज दिया है। जो वहाँ पर आम जनता है, जो हो सकता है मासूम हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ मासूम होगी, पर हो सकता है व्हिच हू आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर व्हाटएवर द पाकिस्तान आर्मी एंड द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इज़ डूइंग, उनके ऊपर ये रेडिएशंस आएंगे। मार्क माय वर्ड्स, ये रेडिएशंस का इफेक्ट सिर्फ आपके ऊपर नहीं होता है, आपके डीएनए को चेंज करता है और आपकी आगे आने वाली जनरेशंस के ऊपर होता है। इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूँ, कई पुश्ते याद रखेंगी। जी। देखते हैं कब तक कंटेन करते हैं। सर सड़ा हुआ माल है, सही बात है। कितना भी गहरा दबाएँगे बाहर निकल कर वो आएगा ही आएगा। समुद्र मंथन वैसे निश्चित। भी चल रहा है। जी। जी, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर थैंक यू। करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री जय राम। हिंद, हर हर महादेव, वंदे मातरम।